नमस्कार, महासंग्राम 2024 में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक का श्रीनगर की जामा मस्जिद में खुतबा। कहा, कश्मीरी पंडित भाई की चाहते हैं वापसी। कश्मीरी पंडितों का मुद्दा एक मानवीय मुद्दा। हम हमेशा वार्ता, शांति और संवाद के पक्षधर। जम्मू में एयर शो का किया गया आयोजन। जम्मू में अपनी तरह का पहला एयर शो। जम्मू वायुसेना स्टेशन का डायमंड जुबली समारोह। लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों का प्रदर्शन। एलजी मनोज सिन्हा की शिरकत। बीजेपी दफ्तर पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी महिला मोर्चा ने किया भव्य स्वागत। महिला कार्यकर्ताओं से बोले पीएम मोदी, देश की हर माता बहनों को बधाई। जम्मू कश्मीर कांग्रेस का जम्मू में विरोध प्रदर्शन। महंगाई, टोल प्लाजा, जल शक्ति में कथित घोटाले और अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन। सरकार पर जम्मू कश्मीर के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहने का आरोप। 5वीं लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद करगिल चुनाव। 85 उम्मीदवार मैदान में। बीजेपी के 17, एनसी के 17, कांग्रेस के 22, आप के 4 और 25 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में। और महासंग्राम 2024 की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। एक बेहद महत्वपूर्ण कदम में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को अगस्त 2019 में संविधान के आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के 4 साल बाद आज जामा मस्जिद श्रीनगर में शुक्रवार की नमाज को संबोधित करने की अनुमति दी गई। नौहट्टा इलाके में तारीखी जामा मस्जिद में उन्होंने जुमे का खुतबा दिया। सभी राजनीतिक दलों ने मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को रिहा करने के सरकार के इस फैसले का, इस कदम का बेहद स्वागत किया है। एनसी, पीडीपी, अपनी पार्टी, डीपीएपी, बीजेपी आदि ने सरकार के फैसले का बेहद स्वागत किया है। तो आपको बताएं कि बेहद अहम ये फैसला हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सदर मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को अगस्त 2019 में आईन के आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के 4 साल बाद आज जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमे अदा करने की अनुमति दी गई। उन्होंने खुतबा दिया और सबसे अहम ये कि सभी सियासी पार्टियों ने मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को रिहा करने के सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, डीपीएपी, बीजेपी सभी ने सरकार के इस फैसले का बेहद स्वागत किया है। जामा मस्जिद श्रीनगर में जिस वक्त मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने खुतबा दिया, कसीर तादाद में यहां पर लोग मौजूद रहे। और हमारे साथ इस अहम मौजू पर बातचीत के लिए मौजूद रहेंगे हमारे खास मेहमान, हमारे जाने पहचाने मेहमान, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सीनियर लीडर हैं जेकेएनसी के। मुजफ्फर इकबाल साहब, आपका बहुत यहाँ वेलकम करना चाहेंगे, इस्तकबाल करना चाहेंगे इस खुसूसी मौजू का हिस्सा बनने के लिए। एक और बेहद खास मेहमान शेख नासिर साहब, स्टेट सेक्रेटरी पीडीपी से हैं। शेख नासिर साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने इस बेहद खास मौजू का हिस्सा बनने के लिए। और जिस तरह से आज हमने देखा कि जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमे का खुतबा दिया मौलवी मीरवाइज उमर फारूक ने, मुजफ्फर इकबाल साहब सबसे पहले रिएक्शन चाहेंगे आपसे। उम्दा कदम है, हम इसका खैर मकदम करते हैं और ये बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत देर कर दी। 4 साल एक बहुत लंबा वक्फा है। चलो, बेटर सेंस अगर इस एडमिनिस्ट्रेशन को प्रिवेल किया, हमें उसकी खुशी है, लेकिन यहाँ फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। बहुत सारे इसी तरह के बेकसूर लोग जो हैं आज भी जेलों में कैदो बबंद की जिंदगी गुजार रहे हैं।
बैरून रियासत उनको भेजा गया है, उनको भी रिहा करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ये कोई जी जी ऐसा ऐसा कदम है कि जिसको मैं कोई कंडीशनल करता हूँ। ये जी बहुत जी अच्छा कदम है। इसकी मैं कोई ये नहीं कहता कि भाई बाकी वालों को रिलीज पहले करना चाहिए था, बल्कि उनका भी उतना ही, वो भी सिटीजन है। और जो लोग जितने भी जेलों में बंद हैं, बेकसूर हैं, कुछ लोगों को पीएसए के तहत बंद किया गया है। पीएसए ड्रैकोनियन लॉ है जिसको मिसयूज किया जा रहा है, उनको भी रिहा करना चाहिए। और अगर किसी को, किसी हुकूमत में किसी हल्के को अगर अब ये एहसास हुआ है कि हमारी जिसको कहते हैं ना जैकबुट पॉलिसी, कि जैकबुट पॉलिसी जो है वो फेल हो गई है, तो ये एक खुशाइन चीज है कि उनको इस चीज का एहसास हुआ है कि वाकई हमारी जो वो आयरन फिस्ट पॉलिसी और जैकबुट पॉलिसी थी वो काउंटर प्रोडक्टिव रही है। ये जी इस चीज की गमाजी करता है जी कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज का एहसास हुआ है कि इससे हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि इससे नेशनल लेवल पर नुकसान। हमारे साथ एक और बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका भी आपसे तारुफ करवा देते हैं। एडवोकेट आर.एस. पठानिया साहब स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के। आर.एस. पठानिया साहब, आपका भी बहुत वेलकम करना चाहेंगे अपनी इस खास डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए। और आपके पास भी हम आएंगे। हमारे साथ शेख नासिर साहब मौजूद हैं, स्टेट सेक्रेटरी हैं पीडीपी के। शेख नासिर साहब, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आज जिस तरह से खुतबा दिया है और सबसे अहम ये कि उन्होंने मुज़ाकरात, अमन और बातचीत की बात भी यहां पर की है, रिएक्शन चाहेंगे सर आपसे। आज मीरवाइज उमर फारूक साहब 4 साल के एक लंबे वक्फे के बाद उन्हें रिहा किया गया और आज उन्होंने जामिया मस्जिद में नमाज जुमा का खुतबा जो है वो दिया। जी सर। 4 साल एक लंबा अरसा होता है, यानी करीबन ये कहूंगा कि 1500 दिन उन्हें नजरबंद रखा गया। जी। और नजरबंद भारतीय जनता पार्टी ने रखा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रखा। और आज जब उन्हें रिहा किया गया, जहां हर पॉलिटिकल पार्टी इसका खैर मकदम करती है, वही एक ताज्जुब की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर उनकी रिहाई का क्रेडिट लेना चाहते हैं। मैं अभी सोशल मीडिया देख रहा था, सोशल मीडिया में पूरे चाहे आप कोई भी ट्विटर हैंडल लीजिए, फेसबुक लीजिए, दरख्शां अंद्राबी साहिबा के फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे हैं, जिन्होंने उनकी रिहाई का वेलकम किया और क्रेडिट लेने की कहीं ना कहीं जो है वो कोशिश की है। ताज्जुब होता है कि जिस पार्टी ने, जिस सरकार ने मीरवाइज उमर फारूक को 4 साल तक अपने ही घर में कैदबंद में रखा और आज उसी पार्टी की जो लीडरशिप है वो उनकी रिहाई का क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो यहां लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर मीरवाइज उमर फारूक को 4 साल तक नजरबंद रखा, आज रिहा भी किया, तो नजरबंद क्यों रखा गया और रिहा क्यों किया गया? हम भारतीय जनता पार्टी से इस बात की वजाहत चाहते हैं। और आखिरकार जो हम शुरू से कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर में जुल्म, जबर और जबरदस्ती की राजनीति नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर की सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी से मिसहैंडल हो रही है और कहीं ना कहीं उनकी रिहाई से यह बात साफ हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी आखिरकार ये बात रियलाइज कर चुकी है कि जो भी कुछ समस्या का समाधान है वो बातचीत से, अमन से है। लोगों को डरा धमका कर, नजरबंद रख करके किसी भी मसले का हल नहीं किया जा सकता। और हम भी हमारी पार्टी ने भी मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई का खैर मकदम किया है और इस उम्मीद और आशा के साथ कि शायद जो बाकी भी रिलीजियस लीडर्स नजरबंद हैं या पॉलिटिकल लीडर्स नजरबंद हैं, उन्हें भी रिहा किया जाएगा और एक मरतबा फिर भारतीय जनता पार्टी अपने इस जुल्म और जबर की सियासत को बालाए ताक रखकर बातचीत का रास्ता अपनाएगी। अमन को अमन से ही वापस बहाल किया जा सकता है। अमन बंदूक से बहाल नहीं हो सकता। पीस कैन नॉट बी रिस्टोर्ड बाय बुलेट। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन एडवोकेट आर.एस. पठानिया साहब भी मौजूद हैं। आर.एस. पठानिया साहब, जिस तरह से अभी आपने सुना, शेख नासिर साहब ने ये बात कही है, आपसे सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को जिस तरह से आज नमाज जुमा उन्होंने अदा की, खुतबा भी दिया, पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे। और दूसरी अहम बात जो मैं आपसे जरूर यहां पर जानना चाहेंगे, उन्होंने अमन की बात की, शांति की बात की, बातचीत की बात की है। इस चीज को कैसे आगे बढ़ाया जाए सर? जी, सबको आदाब, नमस्कार। आप जितने भी फेलो पैनलिस्ट हैं, खासकर जितने भी मित्र लोग डायरेक्टली न्यूज 18 के साथ इस वक्त लाइव पर जुड़े हैं, बाद में इस शो को देखेंगे, आप सबको मेरा आदाब, नमस्कार। पहले तो इस बात का ध्यान रहे कि
मीरवाइज उमर फारूक कभी भी नजरबंद नहीं किए गए थे। एक सेक्शन ऑफ मीडिया और सोशल मीडिया में खबर चलाई गई कि मीरवाइज फारूक पता नहीं कितने वर्षों से नजरबंद है, पता नहीं पीएसए डिटेंशन या कहीं उनको घर से बाहर नहीं, ऐसी कोई बात थी नहीं। हाँ, पहले कोविड और फिर सिक्योरिटी के विषयों के चलते, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार वजाहत की थी, उनको वहां पे जो फ्राइडे की कॉन्ग्रेगेशंस, जो प्रेयर्स जी जी और उन प्रेयर्स के साथ साथ जो बाकी जिसे कहते हैं जो रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशंस वहां पे जामिया मस्जिद में नहीं करने की अनुमति थी, आज वो आए हैं बाहर। क्रेडिट लेने की कोई ऐसी बात नहीं है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति में एक बहुत बड़ा, एक हेरक्यूलियन, एक हिमालयन जिसे कहते हैं बदलाव आया है, और उसी बदलाव के चलते आज खुली फिजा है, खुला माहौल है, और इस खुले माहौल में लोगों की मानसिकता, लोगों का एक व्यू पॉइंट, लोगों का चीजों को देखने का नजरिया भी काफी हद तक बदला है। जी और शांति पूर्वक हर एक विषय का हल ढूंढना, ये भारत का इतिहास रहा है, भारत की परंपरा रहा है। और भारत में विभिन्न विभिन्न नेताओं ने, चाहे वो सियासी, चाहे वो गैर सियासी, चाहे वो राजनीतिक या धार्मिक संगठन से, मीरवाइज एक रिस्पेक्टेड लीडर, एक कश्मीर के रिलीजियस लीडर है, एक पर्टिकुलर सेक्ट को वो रिप्रेजेंट करते हैं। 1 लाख से ज्यादा उनके ओल्ड श्रीनगर, पुराना श्रीनगर जिसे कहते हैं, उसमें इनके फॉलोअर्स हैं, उनके लोग हैं, उनके मुरीद हैं वहां पे। तो हर एक को उनके लिए रिस्पेक्ट है। उनकी सेफ्टी, उनका सिक्योरिटी, ये सरकार का एक प्राइम कंसीडरेशन। उनके पिताजी के साथ एक बहुत नासाज वाका गुजरा था जब उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी, जिसका स्कार, जिसका जख्म, जिसका नुकसान सिर्फ ना उनके मुरीदों को बल्कि जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति पे भी देखने को मिला। हालात बड़े बिगड़े उसके बाद। तो जो भी को प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए होंगे, वो आई एम नॉट प्रिवी टू, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जैसे सरकार ने बार बार कहा था कि वो इस क्षेत्र के लॉ एंड ऑर्डर की इंटरेस्ट में और लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ उनकी अपनी पर्सनल सेफ्टी के इंटरेस्ट में लिए गए थे। आज उन्होंने जो पीस की बात की है, इसका वेलकम करते हैं। यही एकमात्र रास्ता है जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने का, जम्मू कश्मीर को विकास की यात्रा पे और सुदृढ़ और सशक्त और खूबसूरती के साथ आगे बढ़ने का। मुझे लगता है इसमें कोई पॉलिटिक्स वाला कोई पॉइंट नहीं, नो पॉइंट टू प्ले पिटी पॉलिटिक्स ओवर मीरवाइज एड्रेसिंग द कांग्रेगेशन इन जामिया मस्जिद एंड टॉकिंग अबाउट पीस, टॉकिंग अबाउट विजनरी अप्रोच, टॉकिंग अबाउट सबका साथ सबका विकास। यही तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, उसका मिशन है हमारा, जिसे कहते हैं व्यू पॉइंट है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी राजनीति, अगर वो बाहर आए हैं तो उनको पॉलिटिकल कमेंट्स या पॉलिटिकल डिबेट्स या पॉलिटिकल ओवरटोन्स एंड टर्न्स, इसके लिए कोई ज्यादा स्कोप रह गया है। जी, लेकिन अभी आपने खुद सुना क्रेडिट लेने की बात भी की जा रही है। नॉट एट ऑल। देखिए, क्रेडिट वाली कोई ऐसी बात नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। हाँ, जो जम्मू कश्मीर की बदली परिस्थिति है उसके लिए तो क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी लेगी। पिछले 7 दशकों में कभी एक व्यू पॉइंट, कभी दूसरा व्यू पॉइंट, कभी एक विचारधारा, आइडियोलॉजी, कभी उस आइडियोलॉजी को बदल के दूसरी, कभी सेल्फ रूल की बात की गई, कभी ऑटोनॉमी की बात की गई, कभी प्री 1952 की बात की गई, कभी जितने भी कानून जम्मू कश्मीर के गए थे उनको वापस लाने की बात की, जम्मू कश्मीर में नौकरियों की बात की गई, विकास, लेकिन विकास नौकरियां हुआ ही नहीं, लूट खसूट हुआ, भाई भतीजावाद हुआ। और एक क्लीन, एक ट्रांसपेरेंट, एक पारदर्शी तरीके से सरकार चलाने, लोगों का रिसोर्सेज, सबसे पहले तो सरकार की पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले कोर्ट को कहना पड़ा कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है इट इज एन पब्लिक एसेट, और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट किसी का प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। यहाँ नेताओं के, मंत्रियों के और इफेक्टिव जो लोग हैं, उनके बच्चे, उनके बीवियां, उनके लोग यहाँ पे सरकारी नौकरी में, और यहाँ पे एसपी तक बैकडोर लगे हैं। मैडम, आप सबके ध्यान में लाओ, एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बैकडोर, डीएसपी, तहसीलदार, गेजेटेड ऑफिसर, तो एसपी भी बैकडोर पे यहाँ लगे थे। तो आखिर हाईकोर्ट को फैसला देना पड़ा कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ये एक पब्लिक एसेट है, और इसके लिए एक एडवर्टीजमेंट करना, लोगों को राइट टू कम्पीट देना, हर एक को इसके लिए अपना अपना जोर लगाए, अपने अपने कंपटीशन लगाए। ये कोई किसी की घर की प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ एक वर्षन था, एक विजन था, एक ठीक है सर, इसी बात को हम मुजफ्फर इकबाल साहब से भी जानना चाहेंगे। मुजफ्फर साहब, अभी आपने सुना पठानिया साहब ने क्या कुछ कहा है, सीधे आपका वर्जन जानना चाहेंगे। देखें, एक तो पठानिया साहब ने सेल्फ कंट्राडिक्टरी जो बयान दिया है कि मीरवाइज साहब हाउस अरेस्ट थे ही नहीं। तो अगर हाउस अरेस्ट नहीं थे आज तक 4 साल तक, तो फिर ये आज खबर क्यों बनी और आज क्यों वो पहली बार जामा मस्जिद में गए हैं? इससे पहले क्यों नहीं गए? आप ही ने खबर ब्रेक की है, गवर्नमेंट ने की है कि मीरवाइज को आज नजरबंदी से रिहा किया गया।
और जिसकी वजह से आपने हमको भी आज पैनल पे लाया, आपने भी जी, जी। तकलीफ की कि भाई इस खबर को एक नेशनल न्यूज बनी है। तो दो चीजें मेरी समझ में नहीं आई है। मैंने अभी पिछले दो ढाई सालों में इनको ये कहते हुए सुना है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, और एक बार तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद भी कहा कि मीर वाइस साहब बिल्कुल कोई नजरबंद नहीं है, वो अपनी मर्जी से अंदर बैठे हैं। तो किसी एक और लीडर ने कहा कि अगर वो नजरबंद नहीं है, तो किसी मीडिया वाले ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा आप उनके घर जाओ, पता चल जाएगा। अगर आप उनसे इंटरव्यू कर सकते हो अंदर जाके तो फिर ठीक है। और वो मीडिया वाले गए, उनको सिक्योरिटी ने अंदर नहीं जाने दिया। तो अगर वो नजरबंद भी नहीं थे, फिर आज ये खबर क्यों बनी? पहली बात तो ये है, आप कहते हैं कि 4 साल तक उनको किसी ने नजरबंद नहीं किया, तो इससे पहले क्यों नहीं आए? 4 साल पहले खुतबा देने के लिए जामा मस्जिद में क्यों नहीं गए? तो ये तो खैर ये एक बीजेपी सरकार का और बीजेपी के जो जितने भी लीडर हैं, ये उनका एक दोहरा म्यार रहा है कि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। वो तो जब फारूक साहब और उमर साहब को इन्होंने 5 अगस्त को हाउस अरेस्ट किया, तो होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि वो तो बिल्कुल आजाद हैं, उनको किसी ने अरेस्ट नहीं किया है, वो मजे कर रहे हैं वहां। ये कहने की बातें हैं। दूसरी बात, ये ट्रांसपेरेंसी की बात इन्होंने की और एम्प्लॉयमेंट की, वो तो जब इलेक्शन होंगे तो इस सरकार को, क्योंकि ये सरकार तो बीजेपी की है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बीजेपी के नुमाइंदा हैं, और इस वक्त इनडायरेक्टली सरकार जो है वो बीजेपी ही चला रही है। सर इस पर भी हम बातचीत जारी रखेंगे। सर इस पर भी हम बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ शेख नासिर साहब भी मौजूद हैं। शेख नासिर साहब, आपका भी हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि वेलकम किया गया है, और खास तौर पर जिस तरह से क्रेडिट लेने की बात आप कह रहे थे, तो पठानिया साहब ने साफ तौर पर इनकार किया, और एक प्रोसीजर के तौर पर ये बात सामने अभी आपने सुना उन्होंने जो भी कहा है। क्या कुछ आप कहना यहाँ पर चाहते हैं सर? देखिए, पठानिया साहब ने जो बातें कही तो बड़ा ताज्जुब होता है कि पठानिया साहब ने कहा कि उमर साहब जो है, मीरवाइज उमर फारूक साहब जी जी आज तक नजरबंद नहीं थे। तो इससे बड़ा झूठ, वो भी नेशनल मीडिया में पूरे देश के सामने कहना मुझे अजीब सा लगा। पूरी दुनिया जानती है और जम्मू कश्मीर का हर एक बाशिंदा जानता है कि मीरवाइज साहब जो थे वो पिछले 4 साल से नजरबंद थे, और आज पठानिया साहब का इतना बड़ा झूठ ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद ही झूठ पर है। उन्हीं की एक लीडर दरक्षा अंद्राबी उनकी रिलीज का वेलकम करती हैं, उनके साथ जाके मिलती हैं और एक बड़ा स्टेटमेंट जारी करती हैं। और यहाँ पठानिया साहब बैठे कहते हैं कि वो नजरबंद थे नहीं। अगर वो नजरबंद नहीं थे तो कहाँ थे? देखिए, इतने या तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग बेवकूफ हैं। सीधा सीधा जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने कुछ भी हम कह देंगे, शायद इसका विश्वास वो कर लेंगे। कभी इनकी फैक्स मशीन खराब होती है, कभी ये लोग कहते हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए हम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, जबकि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन का इनका मंसूबा था। आज तक इन्होंने कभी सच नहीं कहा है, इसलिए हमें इनसे ठीक है सर यहाँ पर एक और बात आपसे फौरी तौर पर जानना चाहेंगे। मीरवाइज ने अमन और बातचीत की बात भी की है, इसको किस तरह से देखेंगे, खास तौर पर आज के तनाजुर में? देखिए, मीरवाइज साहब ने जो बात कही है कि अमन हो, बातचीत हो, वो तो हम भी उसकी वकालत करते हैं और शुरू से बात कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ बातचीत से मुमकिन है, अमन से मुमकिन है। हमने जंगें भी लड़के देखी, हमने 65 की जंग लड़ी, 71 की जंग लड़ी, कारगिल लड़ा, कुछ नहीं बदला। बदले की बहाना लेकर हमने बालाकोट किया और भी बड़ा कुछ करने की सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इनसे हालात सुधरने वाले नहीं है। बातचीत करनी होगी और अमन को अमन के जरिए ही तलाश किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 के बाद अब लगभग 4 साल से ज्यादा वक्फा गुजर चुका है, अमन की कोई बात नहीं की, बातचीत को नकारा है और जुल्म, जबर और जबरदस्ती वाली राजनीति की, जबरदस्ती वाली सरकार चलाई, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। आज भी लोग ठीक है सर, चूंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है, हम इसका जवाब पठानिया साहब से जरूर लेना चाहेंगे। आरएस पठानिया साहब, आपसे जरूर इसका जवाब चाहेंगे फौरी तौर पर। मेरे लकी बात यह है कि मैं दरक्षा अंद्राबी का वो जो वीडियो वायरल है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। मैं फिलहाल 2 हमारे मित्र और दोनों ही एक लर्नड एडवोकेट हैं, वकील हैं। तो सर, आप एक वकील के साथ साथ एक पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। मैं पुट ए वेरी स्वीट एंड ए सिंपल क्वेश्चन टू यू कि ये नजरबंद क्या होता है? ये कौन सी दफा है जो आप यहाँ पे बात करें, व्हाट लीगल लैंग्वेज? क्या उनके ऊपर PSA लगाया गया है? क्या
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का कौन सा प्रावधान उन पे लगा के 4 साल उनको बंद रखा गया? इज देयर एनी प्रोविजन ऑफ लॉ? कोई कानून हो ऐसा? और आप अगर दोनों पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आपने आज तक कश्मीर के इतने अनडेड रिलीजियस लीडर, व्हाई डिड नॉट डिग इनटू इट? व्हाई डिडंट यू ब्रिंग इट इनटू द पब्लिक व्यू कि मीरवाइज को इस तरीके से इलीगली जैसे आप एक विषय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डिटेन करके घर में रखा गया? ठीक है, मैंने कहा कि कश्मीर की स्थिति और परिस्थिति बदली है। पिछले दिनों कुछ कोविड भी रहा। अब धारा 370 जाने के बाद थोड़ी देर तक प्रिवेंटिव भी रहा, कश्मीर में जलसा जुलूस अलाउ करने के भी थोड़ा सा रोक टोक रहा। और इन सब के अलावा मैंने कहा कोविड भी रहा। कोविड के अलावा एक वहां का एक सिक्योरिटी सिनेरियो, उनका अपना एक पर्सनल भी एक सिक्योरिटी थ्रेट, मुझे लगता है Z+ सिक्योरिटी कवर को एंजॉय करते हैं मीरवाइज साहब। किसी वजह से, किसी पर्सनल डिसीजन से या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट की वजह से अगर नहीं कर पाए वहां पे, तो यू डोंट टेम इट एट। और एक सेक्शन ऑफ मीडिया या प्रिंट मीडिया, स्टिक टू माय स्टैंड, कि सेक्शन ऑफ मीडिया और प्रिंट मीडिया डोंट पेंट इज एज एन हाउस अरेस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years. No law on earth, I don't say Indian law, no law on earth can permit जैसा the way you are telling the house arrest, under what provision of law, under what specific section of CRPC public safety act, under what may be unlawful activity prevention, हम सरकार से पूछते हैं कि ठीक है पठानिया साहब, फौरी तौर पर शेख नासिर साहब की बात भी सुन लेते हैं। देखिए, ये जो पठानिया साहब आज पूछ रहे हैं ना कि कानून की कौन सी धारा में हाउस अरेस्ट रखा जाता है, ये सवाल तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शुरू से पूछते हैं। अब पठानिया साहब को क्या मालूम कि हाउस अरेस्ट क्या होता है, वो हमसे पूछिए। देखिए, मैं भी 1.5 महीना हाउस अरेस्ट रहा हूँ, वो हमसे पूछिए हाउस अरेस्ट क्या होता है, आपको क्या मालूम? और ये सवाल तो हम सरकार से करते आए हैं कि आखिर हमें बताइए कानून की कौन सी धारा में हाउस अरेस्ट का लिखा गया। मैं भी एक वकील हूँ, पिछले 25 साल से मैं भी वकालत कर रहा हूँ। ये कौन सी धारा जिसमें आप हाउस अरेस्ट रखते हैं? इसलिए हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई भी कानून नहीं चल रहा है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त ठीक है, चूंकि वक्त अब बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है, तो अपने तीनों मेहमानों का यहाँ बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और आगे भी इस तरह के डिस्कशंस जो हैं उसमें उनकी शमूलियत भी हम चाहेंगे। शेख नासिर साहब, मुजफ्फर इकबाल साहब और RS पठानिया साहब, हमारी इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब खबर हिमाचल से है, जहां बीजेपी नेतृत्व ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि राज्य में विपक्षी पार्टी के विधायकों के फोन टैप किए जा रहे हैं। उन्होंने CM सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर ये सच है तो राज्य में एक नई परंपरा की शुरुआत हो गई है, इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और बीजेपी नेताओं को ऐसे आरोप लगाने से पहले ठोस सबूत सामने लाने की सलाह दी। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, एक नई बहस छिड़ गई है, फोन टैपिंग का मामला यहां पर सामने आया है, डिटेल्स चाहेंगे? हिना, बिल्कुल बड़ा मुद्दा कल नेता प्रतिपक्ष की तरफ से सदन में उठाया गया। चर्चा इसके ऊपर लगातार जारी है। अब राजनीतिक गलियारों में भी लगातार इसकी चर्चा हो रही है। फोन टेपिंग का इशू हिमाचल की राजनीति के इतिहास को अगर हम थोड़ा सा खंगालने की कोशिश करें तो हिमाचल में ये मुद्दा काफी चर्चा में रहा है। आज से पहले भी सरकारें रही हो, चाहे वो पूर्व में वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त उस कार्यकाल की बात हो, या फिर जब प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री हो, लगातार इन दोनों नेताओं के द्वारा एक दूसरे के ऊपर फोन टेपिंग के आरोप लगाते रहे हैं। अब प्रेम कुमार धूमल जब नेता प्रतिपक्ष थे तो उनकी तरफ से कई बार वीरभद्र सिंह जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर फोन टेपिंग के आरोप लगाते गए। यहां तक कि पुलिस के बड़े अधिकारियों की तरफ से भी फोन टेपिंग के आरोप लगाते जा रहे हैं। पूर्व अधिकारी हम कह सकते हैं, डीजीपी स्तर तक के अधिकारियों की तरफ से फोन टेपिंग के आरोप लगाए गए हैं दूसरे अधिकारियों के ऊपर या अपने जूनियर अधिकारियों के ऊपर। तो ये सिलसिला हिमाचल प्रदेश की राजनीति में पुराना है और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। लेकिन इस बार और इस कार्यकाल में पहली बार ये आरोप नेता प्रतिपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं वर्तमान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह के ऊपर। और उन्होंने कहा कि जिस स्तर पर
प्रदेश सरकार फोन टेप राजनीतिक लोगों के करवा रही है, राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों के करवा रहे हैं। ये चिंताजनक विषय अब हिमाचल प्रदेश में होता आ रहा है और एक नई राजनीति को ये जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि फोन टेपिंग की एक प्रक्रिया होती है और पूरी परमिशन के बाद ही फोन टेप होने चाहिए, लेकिन जब से नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं तब से हिमाचल की राजनीति में अब ये चर्चा सक्रिय हो गई है और अब जरूर अब लोग सतर्क भी धीरे धीरे होना शुरू हो गए हैं जिस प्रकार आरोप लगाए जा रहे हैं। अब क्योंकि अब ये आरोप ऐसे हैं ही ना कि इनको इनके पुख्ता सबूत दे पाना बहुत मुश्किल हो पाता है अब किसी भी अधिकारी को, किसी भी व्यक्ति को। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से सदन में ही कहा गया कि अगर आपके पास कोई आरोप है तो आपके पास कोई सबूत है इस आरोप का तो आप सरकार के समक्ष रखिए या सदन के समक्ष रखिए। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश के लोगों के नेताओं के सरकार के फोन टेप करवाए जा रहे हैं। हालांकि अब इसको किसी ने अधिक गंभीरता से इसको ना विपक्ष की तरफ से नहीं लिया गया और उनका ये कहना है कि अब आरोपों से बचने के लिए और अब इस अपनी बात से बचने के लिए कांग्रेस नेता और सरकार के मंत्री इस बात को लेकर आगे आ रहे हैं और एक प्रत्यारोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब से हिमाचल की राजनीति में ये फोन टेपिंग का मामला कल से सदन में गूंजा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने सदन में इस विषय पर कहा और जब से ये मामला सदन में गूंजा है तब से हिमाचल की राजनीति में जरूर नई अब हवा शुरू हो गई है और लगातार चर्चा प्रदेश के गलियारों में इस बात को लेकर शुरू है। जवाब हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिया गया, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे उनके ऊपर भी नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातें स्पष्ट की और अपनी बात पर वो अभी भी अड़िग हैं और स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि राजनीतिक लोगों के फोन टेप किए जा रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में जो पूर्व में मंत्री रहे हैं या नेता प्रतिपक्ष या तमाम लोग, हालांकि पॉइंट आउट उन्होंने किसी को नहीं किया, लेकिन ये बात उनकी तरफ से जरूर कही गई कि अब इस बात के पुख्ता उनको शक है और ये राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा तेज है कि फोन टेप किए जा रहे हैं। हालांकि सबूत को लेकर उन्होंने कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है ना, लेकिन पूरी अगर हम राजनीति हिमाचल प्रदेश की देखें, जैसे मैंने कहा कि पूर्व में भी विपक्षी दल सरकार के ऊपर इस बात का आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार की तरफ से अपनी एजेंसियों के माध्यम से फोन टेप करवाए जा रहे हैं और एजेंसी का दुरुपयोग सरकार कर रही है ना। जी बिल्कुल राजेंद्र, और जाहिर सी बात है कि अब इसके बाद जो बयानात का सिलसिला है वो भी कहीं ना कहीं जारी रहेगा और राजनीति जो है वो पूरी तरह से इस मामले पर भी गरमाई हुई है। अभी तक हम देख रहे थे कि आपदा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, लेकिन अब फोन टैपिंग का मामला जो है ये एक नए सिरे से सियासी माहौल को गरमाता नजर आ रहा है। राजेंद्र शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो महासंग्राम 2024 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।